Welcome to Super Education City. Today in Super Education City I am going to teach class 9th, and class 9 today I will take your chemistry test. So be prepared. This is your test 1, okay? And in this I am going to talk to you about atoms and molecules. Today is your class 9th chemistry test of your chapter 1, that's name is atoms and molecules. So let's start the test. When we start the test, the question first arises is tell about atom in brief. आपको एटम के बारे में कुछ ब्रीफ में बताना है. आप सब जानते ही होंगे कि एटम क्या होता है. Am I right? So एटम एक मैटर होता है. आप सबको जो आप जानते हैं एटम के बारे में, आप सबको वो सब चीज़ें लिखनी है. As your standard is going also high, so you have to be write a paragraph on atom. And students, maybe your answer and my answer will not match, but आपका और मेरा आंसर थोड़ा थोड़ा मैच होना necessary है. So let's move to answer. Atom. It is the smallest unit of atom. It is the smallest unit of an element. Or we can say that the things around us which consist of mass and occupied space is made up of tiny particles known as atoms. ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की, और हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं, जो चीज़ मास कंटेन करती है और थोड़ा स्पेस लेती है, वो टिनी पार्टिकल से बनी होती है, और वे टिनी पार्टिकल्स आर नॉन एज दैट टिनी पार्टिकल्स आर नॉन एज एटम्स. नाउ फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं वाटर का एक मास होता है अपना, और ये स्पेस भी लेता है. ये 3 एटम से बना है. It has 2 atoms of hydrogen, means water, and it has 1 atom of oxygen. Now carbon dioxide. Carbon dioxide भी 3 atoms से बना है. 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen. Now glucose. Glucose is made up of 24 atoms, 6 atoms of carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen. So students, आप सबको ये पता होना चाहिए कि कोई चीज़ कितने एटम्स से बनी होती है. अब हमें वो पता कैसे चलता है, इसका एक सिंपल फार्मूला मेरे पास है. देखिए, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है. वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O. तो इसका मतलब है H मतलब हाइड्रोजन. तो दो एटम है इसके पास हाइड्रोजन के, और एक ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है एक एटम है ऑक्सीजन का. अब कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, CO2. तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास 2 एटम है ऑक्सीजन की और 1 एटम है कार्बन का. सो ऐसे आप निकाल सकते हैं. जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा उसमें H2L लिखा होगा आपका. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भी देखिए, H2L लिखा होगा, C2 लिखा होगा एंड 6O2 लिखा होगा. सो इस तरह से हम एटम्स के जो फॉर्मूले एटम्स की फाइंड कर सकते हैं. एटम्स को किसी भी एलिमेंट में कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनके केमिकल फॉर्मूले को देख के. नाउ मास. जो मास होता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड. जो मास होता है वो ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है. बी एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन. बाय किसी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन आप कर लीजिए, पर जो आपका मास है, जो आपका किसी भी एटम का मास है, वो ना तो आपका डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट होगा. सो ये बात और है, हमने एटम के इसमें लिखी है. सो आई होप आप सब एटम के आंसर को समझ गए होंगे. सो आपने जो आंसर लिखा है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप उसकी फ़ोटो भी भेज सकते हैं मुझको. कहाँ पे भेज सकते हैं? मेरे चैनल पे सुपर एजुकेशन, टेलीग्राम चैनल पे सुपर एजुकेशन सिटी. Now let's move to question number 2. It's saying what is the law of conservation. Law of conservation क्या है? So you have to be tell it, and आपको ये भी बताना होगा कि इसमें क्या होता है. आपको थोड़ा अच्छे से बताना होगा. अगर आप इसका थोड़ा इजी भी आंसर दे सकते हैं, because it's not a big answer. ठीक है. आंसर इन दिस लॉ, इस लॉ में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट. जो रिएक्टेंट, जो चीज़ रिएक्ट कर रही है, जो उसका मास है, और जिस प्रोडक्ट के साथ वो रिएक्ट कर रही है, जो उसका मास है, ये दोनों इक्वल होते हैं. सो दिस थिंग इज इन दिस लॉ. सो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे.
मैंने थोड़ा छोटा आंसर लिखा है बट यू कैन राइट बिग वन. Now let's move to your question number third. Your question number third is what is law of constant? Students, अभी मैंने आप लोगों से पूछा था कि law of conservation क्या है, बट अभी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ law of just a minute, law of constant क्या है. सो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है. एक law of conservation है, एक law of constant है. सो इसको देखिए. आंसर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग अ प्योर सब्सटेंस, कोई भी प्योर सब्सटेंस और जो कोई भी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शंस बाय मास. देखिए इस लॉ के अंदर कोई प्योर सब्सटेंस या कोई भी केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट कंटेन करता है जिस चीज़ के साथ वो मिक्स किया जाता है सेम प्रोपोर्शन में बाय मास. अगर जैसे आप एक केमिकल कंपाउंड ले रहे हैं और आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, इन दोनों का मास अगर इक्वल है तो ये दोनों सेम एलिमेंट कंटेन करेंगे. इस लॉ में ये कहा गया है. नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. व्हाट इज दिस सेइंग? दिस इज सेइंग टेल अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ बताना है. डाल्टन एक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो अब हम उसके बारे में बताते हैं. इनके बारे में इस चैप्टर में बहुत कुछ है, तो इन टेस्टों में भी मैं इनके बारे में पूछूंगी. सो आंसर देखते हैं. डाल्टन्स परसुएड दैट, डाल्टन्स ने कहा था, परसुएड मतलब उसने दिखाया था, शो करा था. सो अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का सैंपल कंटेन करता है उतने टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. किसी कोई भी एलिमेंट कंटेन करता है बहुत सारे टिनी पार्टिकल्स को, जिनको हम एटम कहते हैं. ये कोई असली बात नहीं बता रही हूँ मैं, उसकी एटॉमिक डाल्टन ने क्या कहा था वो बता रही हूँ. दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड, डाल्टन ने कहा था कि ये तो ना क्रिएट हो सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और ना ही डिवाइड हो सकते हैं. इवन ओनली एन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी हो जाए तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे डाल्टन थोड़े गलत थे. एटम ओनली कंबाइन, डाल्टन ने कहा था एटम कंबाइन होते हैं सिर्फ एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, और सेम एलिमेंट का ही प्रोडक्ट बनेगा. जैसे आर आइडेंटिकल एटम्स ऑफ डिफरेंट एटॉमिक डिफरेंट इन स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब है डाल्टन ने सिंपली कहा था एक सिंपल एलिमेंट का कंसिस्ट करता है छोटे छोटे टिनी पार्टिकल जिनको हम एटम कहते हैं. ये टिनी पार्टिकल ना ही क्रिएट हो सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और ना ही डिवाइडेड हो सकते हैं, चाहे आप केमिकल या फिजिकल रिएक्शन कोई भी रिएक्शन कर लो. एटम सिर्फ कंबाइन होते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए. और एटम, जैसे दो एटम हैं और उनके अंदर सेम एलिमेंट है, वे आइडेंटिकल होते हैं, वे एक जैसे होते हैं. और जो एटम है जिनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वे कैरेक्टरली डिफरेंट एटम्स होते हैं, वे डिफरेंट होते हैं, तो ये बात हम सब जानते हैं कि अगर कोई एटम, दो एटम सेम एलिमेंट के हैं तो वे आइडेंटिकल हैं, दो एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो वे डिफरेंट हैं. एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो टेक प्लेस, जो बनती है एक केमिकल रिएक्शन में. यहाँ भी थोड़े गलत थे डाल्टन. सो आगे बढ़ते हैं. अब फिर क्वेश्चन नंबर 5 आया कि टेल द डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इसमें आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की थोड़ी डिमेरिट्स बतानी है कि क्या उसमें गलत था, आज की जनरेशन, आज के साइंटिस्ट ने क्या प्रूव किया है उसकी जगह. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने की एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है. तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि जो एटम है, एलिमेंट है, वो टिनी पार्टिकल कंटेन करता है जिसको एटम कहते हैं. ये ना क्रिएट होते हैं, ना डिस्ट्रॉय और ना डिवाइड होते हैं, ये सिंगल होते हैं. एटम सिर्फ कंबाइन होते हैं नया प्रोडक्ट बनाने के लिए. इन्होंने कुछ ऐसा कहा था. बट जो मॉडर्न साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन है, द मॉडर्न साइंस इन्वेस्टिगेशन हैज क्लियरली शोज, मॉडर्न साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन ने क्लियरली शो करा है कि जो एटम है वे डिवाइडेड हैं इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में एंड न्यूट्रॉन्स में. सो यहाँ पे वे गलत थे. उन्होंने कहा था एटम डिवाइडेड नहीं है, बट यहाँ तो हम देख रहे हैं एटम सो डिवाइडेड है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से आगे बढ़ के मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा एक एटम सबसे छोटा पार्टिकल है एलिमेंट का, जो उसे मेंटेन करता है, उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है सारे चेंजेस में. तो सारे चेंजेस की तरह से वो अपने आप को झुका ले रहा है. ओके, सो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 भी है. टेल समथिंग अबाउट साइज ऑफ एटम्स. एटम के साइज के बारे में आपको 2-4 लाइनें लिखनी है. सो लेट्स सी द आंसर. आंसर
एटम आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, एटम जो है वे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी मैटर के। ये बहुत स्मॉल होते हैं एंड नॉट बी सीन, और इनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप भी कम पड़ जाता है। साइज ऑफ एटम, जो एटम्स का साइज होता है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है उनके रेडियस से, जिसको हम एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं। उनके रेडियस से क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि इनको हम देख नहीं सकते, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम इनको देख नहीं सकते, तो हम इनका साइज बताने में सक्षम नहीं है। पर इनके रेडियस हम पता लगा सकते हैं, और इनके रेडियस से ही हम इनका साइज को एवरेज में कैटेगराइज करते हैं, और इनकी जो रेडियस होता है एटम्स का रेडियस, उसको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो आपको अगर क्लास 9 केमिस्ट्री की और वीडियोस चाहिए, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गो टू द प्लेलिस्ट एंड सर्च क्लास 9 केमिस्ट्री। आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी टिल नाउ, and do not forget to subscribe and like this video.